अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा मौजू हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। परसेप्शन एंड परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का आज हम मज़ीद इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हम डेप्थ परसेप्शन और परसेप्शन के मुख्तलिफ क्यूज़ जैसा कि मोनो क्यूज़ और बाइनोकुलर क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, परसेप्शन चाहे डेप्थ की हो, चाहे लेंथ की हो या गहराई की हो, इसमें कई क्यूज़ इस्तेमाल होते हैं। कई तरह के सिग्नल्स हैं जो हमारी आँखों को मौसूल होते हैं और उनसे हमारी परसेप्शन बनती है। द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस, यानी आप 3 डायमेंशन में वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, उसका प्रोसेस हम यहाँ स्टडी करेंगे। वेरियस क्यूज एग्जिस्ट फॉर परसीविंग डेप्थ इन द वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बताया कि कई सिग्नल्स हैं जो हमें दुनिया में डेप्थ को परसीव करने के लिए, अब डेप्थ को आप दोनों मानी में ले सकते हैं, नीचे गहराई की तरफ भी और फासले की तरफ के हवाले से भी। सम रिक्वायर्स द यूज ऑफ ओनली वन आई, दे आर कॉल्ड मोनोकुलर क्यूज, एंड सम आर रिजल्ट ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट विजुअल पैटर्न्स दैट एग्जिस्ट when the visual fields of both eyes are used। और कुछ क्यूज ऐसे हैं, दे आर कॉल्ड बाइनोकुलर क्यूज। बाइनोकुलर क्यूज दोनों आँखों से बनने वाले दो पैटर्न, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनके बाहिमी मिलने से जो हम परसेप्शन हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर क्यूज आर ऑफन रेफर टू एज पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज, यानी डायाग्राम में या तस्वीर बनाते हुए हम गहराई का या फासले का तस्वुर कैसे देते हैं, मोनोकुलर क्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए। एक आर्टिस्ट मुख्तलिफ क्यूज़ इस्तेमाल करता है और उससे अपनी ड्राइंग के अंदर, अपने आर्ट के पीस के अंदर एक इल्यूजन पैदा करता है डेप्थ का या फासले का। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक रेल की पटरी नज़र आ रही है। रेलवे ट्रैक को अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि जितना दूर होता जा रहा है, लीनियर लाइंस एक दूसरे को टच करती हुई महसूस हो रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव, द टेंडेंसी फॉर पैरेलल लाइंस टू अपीयर टू कन्वर्ज ऑन ईच अदर। तो एक आर्टिस्ट जब डायग्राम बनाएगा या पेंटिंग बनाएगा तो दूर का तस्वुर पेश करने के लिए या परसेप्शन दूर की देने के लिए वो लाइंस को इकट्ठे जोड़ता जाता है और करीब वाली लाइंस को एक दूसरे से दूर रखता है। इस तरह हमें सिर्फ तस्वीर देखते हुए हम ये परसीव कर लेते हैं कि फासला कितनी दूर है। जितना ज़्यादा कन्वर्ज हो रही होंगी लाइंस, उतना वो हमें दूर दिखाई देंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस डायग्राम में या तस्वीर में ये भी नज़र आ रहा होगा कि जो चीज़ें दूर की हैं वो हमें छोटी नज़र आ रही हैं। तो आर्टिस्ट यही क्यू इस्तेमाल करते हुए, रिलेटिव साइज़ इसे हम कहते हैं, रिलेटिव साइज़ का क्यू इस्तेमाल करते हुए फासले की परसेप्शन पैदा करता है अपनी तस्वीरों में, अपनी ड्राइंग्स में। परसेप्शन दैट अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स दैट ए पर्सन एक्सपेक्ट्स टू बी ऑफ अ सर्टेन साइज appear to be small and are therefore assumed to be much farther away। यानी जितना चीज़ दूर होगी वो हमें छोटी दिखाई देगी। गोया हम परसेप्शन के लिए इन रिलेटिव साइज़ के क्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको कॉन्स्टेंसीज़ में बताया था कि साइज़ की कॉन्स्टेंसी है, हालांकि चीज़ एक साइज़ की होती है, लेकिन ब्रेन परसीव करने की कोशिश करता है कि वो एक साइज़ की है। तो अगर छोटी नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दूर है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव साइज क्यू। नेक्स्ट क्यू है ओवरलैप, दिस इज़ कॉल्ड इंटरपोजिशन। अगर हम तस्वीर बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें तस्वीरों को, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 3 डायग्राम्स हैं, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। तो जो तस्वीर दूसरे के हिस्से को ब्लॉक कर रही है वो हमें ज़्यादा सामने नज़र आती है। जैसे कि आपको सर्कल आप देखें कि वो ब्लॉक कर रहा है रेक्टेंगल को, या सॉरी स्क्वायर को,
तो स्क्वायर को चूंकि सर्कल ब्लॉक कर रहा है, इस वजह से हमें सर्कल इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर नज़र आ रहा है। इसी तरह स्क्वायर ब्लॉक कर रहा है ट्रायंगल के एक पार्ट को, इसलिए वो हमें नज़र आ रहा है कि वो इन फ्रंट ऑफ द ट्रायंगल मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैप और इंटरपोजिशन क्यू। नेक्स्ट है एरियल क्यू, या इसे हम एटमॉस्फेरिक क्यू भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव द हैजीनेस और क्लाउडीनेस दैट सराउंड्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार्दर अवे फ्रॉम द व्यू। आपने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी, दूर की चीज़ों को आर्टिस्ट बादलों में छुपा देता है। तो जो चीज़ क्लाउड्स में छुपी हुई हो या क्लाउड्स से कवर्ड हो, गिरी हुई हो, वो हमें ज़्यादा दूर की नज़र आती है, और जो चीज़ क्लियर हो, उस पर किसी किस्म के क्लाउड्स या हैजीनेस ना हो, तो वो हमें करीब की दिखाई देगी। तो ये आर्टिस्ट ड्राइंग में आमतौर पर पहाड़ों का जब सिलसिला दिखाते हैं तो दूर के पहाड़ों को जाहिर करने के लिए वो हैजीनेस या क्लाउडीनेस जो है वो डाल देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ड्राइंग्स में और पेंटिंग्स में देखा होगा, ख़ास तौर पर जब साहिल समंदर की तस्वीर बनाई जाती है तो जो करीब की पट्टी नज़र आ रही हो वो ज़्यादा वाज़े दिखाई देती है, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा क्लियर होता है और उतना हमें बड़ा नज़र आता है, जबकि दूर का हमें बहुत ही स्मॉलर और फाइनर नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड टेक्सचर ग्रेडियंट। द टेंडेंसी फॉर टेक्सचर्ड सर्फेसेज टू अपीयर टू बिकम स्मॉलर एंड फाइनर एज डिस्टेंस फ्राम द व्यूअर इंक्रीजेज। जो व्यूअर से फासला बढ़ता जाता है, टेक्सचर हमें उतना फाइनर और स्मॉलर नज़र आता है, जबकि हम करीब की चीज़ का टेक्सचर देखते हैं तो वो हमें बड़ा और ज़्यादा रफ नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड टेक्सचर ग्रेडियंट क्यू। और नेक्स्ट है मोशन पैरेलक्स। आपने गाड़ी में सफ़र किया होगा, जब आप तेज़ रफ्तार गाड़ी में बैठे हुए विंडो के पास देखते हैं तो आपको बाहर दरख्त बहुत तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आप दूर अगर निगाह डालते हैं फ्रंट व्यू मिरर से तो आप देखते हैं कि आपको चीज़ें ज़्यादा स्लो नज़र आती हैं। तो करीब की चीज़ों की स्पीड ज़्यादा महसूस होती है और दूर की चीज़ों की स्पीड कम महसूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड मोशन पैरेलैक्स, द परसेप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव मोर क्विकली दैन ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार्दर अवे। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट है अकोमोडेशन। मोनोकुलर क्यूज़ को ब्रेन जब इस्तेमाल करता है उन इंफॉर्मेशन को, तो दूर के लिए चीज़ों को फोकस करने की खातिर हमारे ब्रेन आइज़ का जो लेंस है वो ज़्यादा थिक हो जाता है और करीब की चीज़ों को देखने के लिए ये थिकनेस कम हो जाती है। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि दूर की चीज़ को देखने के लिए हम अपनी आँखों को थोड़ा सा क्लोज़ करके देखने की कोशिश करते हैं, और करीब की चीज़ों को देखने के लिए हमें आँखों को ज़्यादा क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। As a monocular cue, brain use of information about the changing thickness of the lens of the eye in response to looking at objects that are close or far away. तो जब हमारे लेंस थिक होता है तो ब्रेन डिस्टेंस को परसीव करता है, और जब हमारा लेंस थिन होता है तो हमारा ब्रेन इसकी कुर्बत को परसीव करता है। अब हम आते हैं बाइनोकुलर क्यूज़ की तरफ, जिनमें दोनों आँखों का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है कन्वर्जेंस। अजीज़ तलबा, आपने मुशाहिदा किया होगा कि करीब की चीज़ों को जब हमारी दोनों आँखें फोकस करने की कोशिश करती हैं तो ज़्यादा कन्वर्ज करती हैं, और दूर की चीज़ को देखने के लिए हम अपनी दोनों आँखों को इतना कन्वर्ज नहीं करते। आप डायग्राम को देख रहे हैं कि दोनों आँखें बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं करीब की चीज़ को देखने के लिए, और दूर की चीज़ को देखना हो तो ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट है बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। हमारी दोनों आँखें बैक वक्त इमेज बना रही होती हैं, लेकिन ये इमेज एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, और जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वो इमेजेस क्लोज होंगे, और जितना इमेज का डिफरेंस कम होगा उतना इमेजेस एक दूसरे से दूर होंगे। तो हमारी आँखों से बनने वाले जो इमेज हैं
डिस्टेंस के लिए इन इमेज में डिफरेंस कम होता है और करीब की चीज़ों का इमेज का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तलबा, हर इंडिविजुअल की परसेप्शन दूसरे से मुख्तलिफ है, चाहे वो चीज़ों के हवाले से हो चाहे अफराद के हवाले से हो। तो परसेप्चुअल सिलेक्शन में कई फैक्टर्स काम करते हैं। उनमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, पहले हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स में पर्सनालिटी, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस शामिल हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारी परसेप्शन पर बहुत असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग ज़्यादा कंसेंशियस होते हैं, ज़्यादा एक चीज़ के बारे में अच्छे और बुरे के तस्वुर को जहन में रखने वाले होते हैं, वो ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ज़्यादा हद तक फोकस करने की कोशिश करते हैं। यूँ समझ लें कि जो एक ईमानदार आदमी होगा वो किसी भी चीज़ को देखने का उसका तनाजुर जो है वो बहुत ज़्यादा कीन होगा, और जो कंसेंशियस नहीं है वो इतना ज़्यादा कीन नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा यूँ समझ लें कि बाल की खाल उतारना ये ज़्यादा कंसेंशियस पीपल में होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। पीपल विल सिलेक्ट परसेप्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे नीड इन द मूवमेंट। हमारी परसेप्शन हमारी ज़रूरत की वजह से भी मुतासर होती है। दे विल फेवर सिलेक्शन दैट दे थिंक विल हेल्प देम विद देयर करंट नीड्स। हमारी मौजूदा ज़रूरत को पूरा करने में हम वो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा हमारे लिए मददगार होंगी। गोया हम ज़्यादा अगर मोटिवेटेड हैं तो हमारी परसेप्शन उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगी जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। एंड बी मोर लाइकली टू इग्नोर व्हाट इज़ इररेलेवेंट टू देयर नीड्स। और अगर हमारी ज़रूरत के इररेलेवेंट हैं तो फिर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसे आप यूँ समझ लें कि जो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं हम उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अहमियत नहीं रखती हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। थर्ड है एक्सपीरियंस। द पैटर्न्स ऑफ अक्रेंसेस और एसोसिएशंस वन हैज़ लर्नड इन द पास्ट अफेक्ट्स करंट परसेप्शन। जो कुछ फ़र्द पहले सीख चुका होता है उसके पहले के तजर्बात उसकी मौजूदा सिचुएशन की परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं। The person will select perceptions in a way that fits with what they found in the past. गोया हम ऐसे एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में जिनसे हम गुजर चुके हैं उनके हवाले से ही हम अगली ज़िंदगी या अपने प्रेजेंट के स्टेप्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम वो चीज़ें परसीव करने की कोशिश करेंगे जो हमारे माजी के तजर्बात के ज़्यादा रिलेटेड होंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ, हमारे परसेप्शन पर एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह असरअंदाज होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहली चीज़ है साइज़। ए लार्जर साइज मेक इट मोर लाइकली एन ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड। आप यूँ समझ लें बड़ी चीज़ पर पहले तवज्जो जाती है या निगाह जाती है, छोटी चीज़ों पर ज़्यादा निगाह जल्दी नहीं जाती। हमारी नज़र में बड़ी चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, छोटी चीज़ें बाद में आती हैं। दूसरा है इंटेंसिटी, शिद्दत। Greater intensity in brightness, for example, also increase perceptual selection. शोख रंगों की तरफ बच्चे ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, यानी कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी अटेंशन भी उसकी तरफ ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा परसीव करेंगे ब्राइटर कलर्स को। कंट्रास्ट, बैकग्राउंड का जो कंट्रास्ट है वो भी परसेप्शन में मदद देता है। जितना परसेप्शन क्लियर बैकग्राउंड की होगी उतना गैर क्लियर या गैर वाज़े बैकग्राउंड की नहीं होगी। व्हेन अ परसेप्शन स्टैंड्स क्लियरली आउट अगेंस्ट अ बैकग्राउंड। इसे यूँ समझ लें कि जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा उतना परसेप्शन बेहतर होगी, और अगर कंट्रास्ट नहीं है बैकग्राउंड, आप यूँ समझ लें कि एक रंग है, मिसाल के तौर पर डार्क कलर का बोर्ड है, उसके ऊपर अगर हम डार्क कलर से ही राइटिंग कर रहे हैं तो वो हमें परसीव नहीं होगी, और अगर डार्क कलर के ऊपर अगर हम लाइट कलर की राइटिंग करेंगे तो परसेप्शन हमें ज़्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट है मोशन। अ मूविंग परसेप्शन इज़ मोर लाइकली टू बी सिलेक्टेड। जो चीज़ें ज़्यादा हरकत में होती हैं उनकी तरफ हमारी परसेप्शन ज़्यादा बेहतर होती है। रेपिटिशन बढ़ने से भी परसेप्चुअल सिलेक्शन बढ़ता है। बार बार एक काम हो रहा है तो उसकी परसेप्शन हमें ज़्यादा होगी। नोवेलिटी एंड फेमिलियरिटी,
कोई चीज़ अनोखी है, हम रूटीन में स्कूल से घर से कॉलेज जाते हैं तो हमें इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा परसीव नहीं करते। अगर कोई अनोखा वाक़या हो जाए या कोई अनोखी चीज़ हमें रास्ते में दिखाई दे तो फिर वो मुनफरिद होने की वजह से हमें उसकी तरफ परसेप्शन हमारी ज़्यादा होती है। अटेंशन और परसेप्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो नोवेलिटी एंड फेमिलियरिटी ये परसेप्शन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बोथ ऑफ दीज इंक्रीज सिलेक्शन व्हेन अ परसेप्शन इज़ न्यू इट स्टैंड्स आउट इन अ पर्सनस एक्सपीरियंस। यूँ समझने कि नई चीज़ की तरफ फ़र्द का तजर्बा ज़्यादा हो जाता है। व्हेन इट इज़ फेमिलियर इट इज़ लाइकली टू बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स फेमिलियरिटी। फ्रेंड्स, आपको परसेप्शन के क्यूज़, परसेप्शन क्या है, परसेप्शन के ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं, उनके बारे में आप उम्मीद है अच्छी तरह जान चुके होंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।